नमस्कार दोस्तों। एक साधारण सी दिखने वाली लड़की इंटरव्यू देने बस से जा रही होती है। बस में टिकट को लेकर बहस होती है। दरोगा आता है, लड़की को ना सिर्फ बेइज्जत करता है बल्कि उसे बस से उतार भी देता है, यह कहकर तू डीएसपी बनने चली है। पहले घर का झाड़ू पकड़ना सीख। 4 महीने बाद वही लड़की मेहनत और जुनून के दम पर राज्य लोक सेवा आयोग क्लियर करती है और ट्रेनिंग पूरी कर एक जिले की डीएसपी बनती है। और पहली ही फील्ड विजिट में उसे उस थाने में जाना पड़ता है जहां वही दरोगा तैनात है। जब दरोगा उसका स्वागत करने सामने आता है, उसे यकीन ही नहीं होता कि वही लड़की आज उसकी सुपरवाइजर बन चुकी है। दोस्तों, फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। सर्दियों की एक धुंधली सुबह थी। आसमान हल्का हल्का गुलाबी हो रहा था और कोहरे की चादर धीरे धीरे हट रही थी। सोनपुर के बस स्टैंड पर एक लड़की अपने हाथ में फाइल और बैग थामे खड़ी थी। उसका नाम था रेखा। उसकी आंखों में नींद नहीं सपने थे, हाथ में बैग नहीं उम्मीदें थीं। आज उसे जनकपुर जाना था, राज्य लोक सेवा आयोग इंटरव्यू देने। उसकी मां ने सुबह ही मंदिर जाकर दिया जलाया था। दोस्तों, आपसे हाथ जोकर गुजारिश कर रहा हूं, इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज जो कहानी खुलने जा रही है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। आप हमारी यह वीडियो भारत के किस शहर या दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, कोलकाता, दुबई, लंदन या अमेरिका से? कृपया कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर जरूर लिखिए। आपका नाम और शहर जानना मेरे लिए बेहद खास है। जब मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है जैसे आप मेरे अपने हों। और हां दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि आखिरी तक हर पल में एक सच्चाई छुपी है। चलिए बिना समय लगाते हुए शुरू करते हैं। और पिता ने दूर से ही सिर हिलाकर आशीर्वाद दिया था, जो अब बोलने से ज्यादा कमाने में यकीन रखते थे। रेखा की आंखों में एक दृढ़ निश्चय था कि चाहे जो हो जाए वह आज खुद को साबित करके ही लौटेगी। बस आई तो वह जल्दी जल्दी छड़ी सीट नहीं मिली, लेकिन कोई शिकायत भी नहीं की। उसने अपना बैग संभाला और खड़ी रही। कुछ देर बाद कंडक्टर आया और टिकट मांगा। रेखा ने बैग से पर्स निकाला और पैसे दिए। टिकट काटते समय उसने कहा, बहन, इंटरव्यू देने जा रही हो क्या? रेखा मुस्कुराई। हां, डीएसपी के लिए इंटरव्यू है। वह कुछ कहने ही वाला था कि बस अचानक एक थाने के सामने रुकी। कुछ पुलिस वाले चढ़े, जिनमें दरोगा ठाकुर सबसे आगे था। मोटा सा पेट, मूछें तनी हुई और आंखों में हमेशा किसी को नीचा दिखाने की आदत। दरोगा ने अचानक रेखा की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी शक्ल जानी पहचानी लग रही है, कहां जा रही हो? रेखा ने विनम्रता से जवाब दिया, सर, जनकपुर इंटरव्यू देने। दरोगा हंसा, एक घिनौनी हंसी। औरत जात अब डीएसपी बनने चली है। तुम्हारी जैसी लड़कियां तो थाने में चाय देने के लायक भी नहीं होती। बस में सन्नाटा छा गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। उतरो नीचे, दरोगा ने सख्त आवाज में कहा। लेकिन मैंने टिकट लिया है, रेखा ने डरते हुए कहा। उतारो इसे। उसने ड्राइवर को आदेश दिया। रेखा का बैग नीचे फेंका गया। वह जैसे किसी सजा की तरह सड़क पर उतार दी गई थी। बस चली गई। रेखा वहीं खड़ी रही। आंखों में आंसू नहीं थे, आग थी। उस अपमान की, उस संकल्प की जो उसने उसी क्षण लिया। अब यह सिर्फ इंटरव्यू नहीं, यह मेरी आत्मा की लड़ाई है। अब यह नौकरी मेरा हक है, मेरा जवाब है। उस दरोगा को, उस व्यवस्था को रेखा किसी तरह दूसरे वाहन से जनकपुर पहुंची, इंटरव्यू दिया। वह जानती थी वहां उसे कोई भी सपोर्ट नहीं था, लेकिन आत्मविश्वास उसके भीतर एक तूफान बन चुका था। उसने एक एक सवाल का जवाब आत्मा से दिया। सोनपुर लौटी तो चुपचाप पढ़ाई में लग गई। 4 महीने की लंबी लड़ाई थी। दोस्तों ने, गांव वालों ने मजाक उड़ाया, लेकिन रेखा ने किसी को जवाब नहीं दिया। उसके पास जवाब देने का वक्त नहीं था। उसके पास सिर्फ किताबें थी, नोट्स थे, और वह अपमान जिसकी गूंज हर रात उसके कानों में बजती थी। तू डीएसपी बनने चली है। वह हर दिन रात को उठती पड़ती खुद से बातें करती, कभी खुद को शीशे में देखती और कहती,
तू बन सकती है, तू बनेगी गर्मियों की तपती। दोपहर हो या सर्दियों की लंबी रातें, रेखा का एक ही सपना था, उस वर्दी को पहनना जो उस दिन किसी ने उसके आत्मसम्मान को रौंद कर छीनी थी। 4 महीने बाद जब राज्य लोक सेवा आयोग के रिजल्ट आए तो सोनपुर में बिजली नहीं थी। रेखा ने मोबाइल से चेक किया और कुछ देर तक स्क्रीन देखती रही। फिर अचानक वो चीख पड़ी, मां, मैं बन गई, डीएसपी, मैं बन गई। सोनपुर में पहला मौका था जब कोई लड़की चयनित हुई थी। घर वालों की आंखें भर आईं। गांव के लोग जो कल तक मजाक उड़ाते थे अब बधाई देने आ रहे थे, लेकिन रेखा के चेहरे पर मुस्कान से ज्यादा शांति थी, जैसे वह जानती थी कि यह जीत किसी एक परीक्षा की नहीं, अपने आत्मसम्मान की है। ट्रेनिंग शुरू हुई। वह राजगढ़ प्रशिक्षण केंद्र गई। वहां उसे नेतृत्व, कानून, प्रशासन सब सिखाया गया। लेकिन रेखा का सबसे गहरा प्रशिक्षण अपमान से निकला था। उसे किसी को नीचा नहीं दिखाना था, बल्कि व्यवस्था को इंसाफ की ताकत देना था। ट्रेनिंग पूरी होने पर जब उसकी पहली पोस्टिंग एक छोटे से जिले में हुई तो वह आश्चर्य में पड़ गई। वही जिला जहां दरोगा ठाकुर पोस्टेड था, और जैसे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, उसी थाने में उसकी पहली फील्ड विजिट होनी थी। जिस दिन वह बतौर डीएसपी पहली बार वर्दी पहनकर निकलने लगी, उसने आईने में खुद को देखा और मुस्कुराकर बोली, आज तेरा जवाब देने का दिन है, लेकिन घमंड से नहीं। इंसाफ से। बारिश की हल्की बूंदें आसमान से टपक रही थीं और रेखा की जीप धीरे धीरे थाने की ओर बढ़ रही थी। ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठी रेखा की आंखें खिड़की से बाहर थीं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। बारिश की बूंदें जिस तरह कांच पर गिरती थीं, वह उस दिन की याद दिला रही थी जब उसे बस से उतारा गया था। 4 महीने में बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन एक चीज अब भी वैसी ही थी, वह चुभन जो उस अपमान के साथ आई थी। आज वह उस जगह जा रही थी जहां किसी ने उसे कमजोर समझा था, मगर आज वही वहां डीएसपी अफसर थी। पूरी ताकत और अधिकार के साथ थाने के सामने भीड़ जमा थी। खबर फैल चुकी थी कि नई डीएसपी मैडम आने वाली हैं। पुलिस कर्मियों ने थाने को सजाया था, दीवारों पर चूना लगाया गया था और मुख्य गेट पर हार लगाए गए थे। दरोगा ठाकुर, जो इस थाने का प्रभारी था, अपनी सफेद वर्दी में पेट पर बेल्ट कसकर खड़ा था, जैसे कुछ छिपा रहा हो। उसे अभी तक यह नहीं मालूम था कि आने वाली अफसर वही लड़की है जिसे उसने एक दिन बस से उतारा था। जैसे ही जीप थाने के गेट पर रुकी, सबकी निगाहें उस पर जा टिकी। दरवाजा खुला और रेखा ने कदम बाहर रखा। वर्दी में उसकी गरिमा, उसकी आंखों का तेज और उसके चेहरे की दृढ़ता ने सब कुछ चुप कर दिया। ठाकुर दरोगा कुछ पल के लिए उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन जैसे ही रेखा ने अपनी टोपी उतारकर उसे देखा, उसकी आंखों में एक पहचान की चमक तैर गई और वह चमक डर में बदल गई। वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। नमस्ते मैडम, हम दरोगा ठाकुर, स्वागत है आपका। रेखा ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ जोड़ा और कहा, अंदर चलिए, बात करनी है। थाने में सब उसे देखकर स्तब्ध थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक साधारण सी दिखने वाली लड़की, जिसे दरोगा ने एक दिन अपमानित किया था, आज उनके सामने अवसर बनकर खड़ी होगी। रेखा ने अपने चेहरे से कोई घमंड नहीं झलकने दिया, लेकिन उसकी आंखों में जो आत्मविश्वास था, उसने सब कुछ कह दिया था। वह अंदर बनी मीटिंग टेबल के पास बैठी और कहा, थाने का पूरा रजिस्टर निकालिए, मैं देखना चाहती हूं किन मामलों में अब तक कार्यवाही नहीं हुई है। ठाकुर ने जैसे तैसे रजिस्टर मंगवाया और सामने रख दिया। रेखा ने एक एक फाइल पलटनी शुरू की। हर केस को वह गहराई से पढ़ रही थी। उसके अनुभव और प्रशिक्षण ने उसे सिखा दिया था कि केस की सतह पर नहीं, उसकी परतों में जाना होता है। तभी उसकी नजर एक केस पर पड़ी जिसमें एक नाबालिग लड़की के गुम होने की रिपोर्ट थी, लेकिन कार्रवाई शून्य थी। उसने पूछा, इस मामले में अब तक क्या किया गया? ठाकुर ने घबराते हुए कहा, वो मैडम लड़की खुद ही भाग गई थी। शायद परिवार वाले ज्यादा दबाव नहीं डाल रहे थे। रेखा ने उसकी आंखों में देखा, एक पल को कुछ ना बोला, फिर कहा, मुझे उस परिवार से मिलवाइए। आज ही रेखा के आदेश पर वह तुरंत गांव रवाना हुई और जब वह उस परिवार से मिली तो मां की आंखों में आंसू थे। मां ने बताया कि पुलिस वालों ने केस लिखने से मना कर दिया था, उल्टा लड़की के चरित्र पर सवाल उठाए थे। रेखा का खून खौल गया, लेकिन वह शांत रही। उसने तुरंत केस को फिर से दर्ज कराया और जांच टीम बनाई।
दरोगा ठाकुर को इस जांच से अलग कर दिया गया। शाम होते होते थाने में एक सन्नाटा पसर गया था। सबको लग गया था कि यह अफसर बाकी अफसरों जैसी नहीं है, वह काम करने आई है और सही करने आई है। दरोगा ठाकुर का चेहरा उतारा हुआ था, लेकिन वह अब भी नहीं समझ पाया था कि रेखा उसे सस्पेंड क्यों नहीं कर रही। उसके मन में डर और भ्रम दोनों थे। रात में जब थाने में कम लोग रह गए थे, रेखा ने ठाकुर को अपने कमरे में बुलाया। दरोगा घबराया हुआ था, हाथ जोड़ते हुए आया। रेखा ने उसकी ओर देखा और बोली, पहचाना? ठाकुर कुछ ना बोला, लेकिन उसकी आंखें झुक गईं। रेखा बोली, 4 महीने पहले बस से उतारने वाली लड़की याद है, जिसे तुमने कहा था कि तू डीएसपी बनने चली है? दरोगा की सांसें तेज हो गईं। वह एकदम चुप रहा। रेखा आगे बोली, तुमने उस दिन जो किया वह मेरे लिए अपमान नहीं, प्रेरणा बन गया। अगर तुम मुझे नहीं उतारते उस दिन, तो शायद मेरी मेहनत में वह आग नहीं होती। इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन आज तुम जिस वर्दी में हो, उस वर्दी का अपमान किया है तुमने, सिर्फ मेरे साथ नहीं, औरों के साथ भी। इसलिए अब इंसाफ का वक्त है। रेखा ने उसी वक्त विभागीय जांच का आदेश दिया, लेकिन वह बदले की भावना से नहीं, व्यवस्था की मर्यादा को बचाने के लिए काम कर रही थी। दरोगा ठाकुर की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन रेखा की आंखें न नम हुई न कठोर। वह कानून की प्रतीक बन चुकी थी। उस रात रेखा अपने सरकारी क्वार्टर में बैठी थी। बाहर फिर से बारिश शुरू हो गई थी। उसने खिड़की खोली, बूंदें उसके चेहरे को छू रही थीं। उसे वह दिन याद आया जब वह बस से उतारी गई थी, लेकिन आज की बूंदें कुछ और कह रही थीं। अब तुम कमजोर नहीं हो रेखा, अब तुम व्यवस्था हो, न्याय हो, इंसाफ हो। रात भर की हल्की बारिश के बाद सुबह की हवा में एक सुकून था, लेकिन रेखा के भीतर अब भी कुछ अशांत था। उसने पिछले दिन जो कुछ देखा वह केवल शुरुआत थी। केस फाइलें, दरोगा ठाकुर का व्यवहार और उस मां की आंखों में तैरते आंसू, सब कुछ रेखा के मन में एक भूचाल पैदा कर रहा था। वह जानती थी कि मामला सतही नहीं है, कुछ गहरा है, कोई ऐसा राज जो अब तक छिपा रहा है। वह थाने पहुंची तो सब उसकी गंभीरता को देखकर चुप थे। दरोगा ठाकुर को फिलहाल लाइन हाजिर कर दिया गया था, लेकिन उसकी जगह कोई नया अधिकारी नहीं आया था, इसलिए सारे आदेश सीधे रेखा ही दे रही थी। जैसे जैसे केसों की जांच आगे बढ़ी, कुछ नाम सामने आने लगे, जिनमें से एक नाम था श्याम बाबू। सोनपुर का प्रतिष्ठित आदमी, स्कूल चलाता था, मंदिर में दान देता था और समाज सेवा के हर मंच पर उसका नाम लिया जाता था। लेकिन जब एक गायब हुई लड़की के कॉल रिकॉर्ड की छानबीन हुई तो कई बार उस नंबर से श्याम बाबू के नंबर पर बातचीत का पता चला। रेखा ने यह बात किसी को नहीं बताई। उसने खुद एक अलग टीम बनाई और सोनपुर में छुपकर निगरानी शुरू करवाई। एक शाम वह खुद साड़ी पहनकर गांव के मेले में गई, चेहरे पर हल्का घूंघट डाला और आम महिला की तरह एक कोने में बैठ गई। वहां उसने देखा कि कुछ आदमी बार बार मेले से लड़कियों की फोटो ले रहे हैं और इशारे कर रहे हैं। रेखा ने तुरंत अपनी टीम को अलर्ट किया, लेकिन चुपचाप वह चाहती थी कि किसी को भनक ना लगे कि डीएसपी खुद जासूसी कर रही है। उसी दौरान एक छोटी लड़की रोती हुई उसके पास आई और बोली, दीदी, वो अंकल मुझे ले जाने की जिद कर रहे हैं, मुझे मम्मी के पास जाना है। रेखा ने झुककर पूछा, कौन अंकल? लेकिन लड़की डर से कुछ बता नहीं पाई। तभी पीछे से एक अधेड़ उम्र का आदमी आया और बोला, अरे बिटिया, इसे गलतफहमी हो गई है, मेरी रिश्तेदार हैं, झांका और पहचान लिया, यही तो है श्याम बाबू। रेखा ने लड़की को पीछे खड़ी महिला पुलिसकर्मी को चुपचाप सौंप दिया और खुद श्याम बाबू के पीछे हो ली। वह एक गली से दूसरे गली में जा रहा था। मोबाइल पर बात करते हुए थोड़ी देर बाद वह एक पुरानी हवेली में दाखिल हुआ। रेखा ने तुरंत अपनी टीम को संदेश भेजा। हवेली नंबर 38 रेडी रहें। वह खुद दीवार की आड़ में खड़ी होकर देख रही थी। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी और कुछ अधेड़ उम्र के लोग हंसते बोलते दिखे। एक कमरे में कुछ लड़कियां बैठी थीं, जिनकी आंखों में डर और थकावट साफ दिख रही थी। कोई मुंह ढके रो रही थी, कोई दीवार से टिकी चुपचाप बैठी थी। रेखा की आंखों से आंसू नहीं निकले, लेकिन अंदर कुछ टूट गया। यह वही लड़कियां थीं जो कभी किसी की बहन थीं, किसी की बेटी थीं। यह वही थी जो गुमशुदगी के केस में फाइलों के पन्नों में बदल दी गई थी। उसने खुद को और मजबूत किया और ऑपरेशन का आदेश दिया।
जैसे ही पुलिस की टीम अंदर घुसी, दरवाजे टूटे, लोग भागने लगे। कुछ ने विरोध किया, कुछ ने रिश्वत की पेशकश की, लेकिन आज रेखा की आंखों में ना डर था ना रहम। उस रात कुल 11 लड़कियां छुड़ाई गई, जिनमें से 3 तो नाबालिग थीं और 4 के तो माता पिता को तक नहीं पता था कि उनकी बेटियां जिंदा हैं या नहीं। श्याम बाबू को मौके पर ही पकड़ लिया गया। थाने लाकर जब उससे पूछताछ शुरू हुई तो रेखा ने खुद उससे बात की। उसने कहा, तुम्हारा नाम समाज सेवी की सूची में था, तुम्हारा नाम मंदिर में दान देने वालों में था, लेकिन तुम अंदर से जानवर निकले। श्याम बाबू ने जवाब में बस इतना कहा, सब करते हैं मैडम, मैं अकेला नहीं हूं। यह वाक्य रेखा के रोंगटे खड़े कर गया। सब करते हैं मतलब यह रैकेट बड़ा है, बहुत बड़ा। रेखा ने उस पूरी रात थाने में गुजारी। उसने सभी लड़कियों से बात की, उन्हें भरोसा दिलाया, खाना मंगवाया, महिला अफसरों को निर्देश दिए कि हर लड़की का मनोवैज्ञानिक परामर्श हो। उसने उनमें से एक लड़की के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा नाम केस फाइल में नहीं, इंसाफ की किताब में होगा। अगली सुबह जब जिले के डीएम, एसएसपी और मीडिया को इस रैकेट की जानकारी दी गई तो रेखा ने जानबूझकर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद को सामने नहीं किया। वह चाहती थी कि फोकस इन लड़कियों पर रहे ना कि उस पर। मीडिया ने फिर भी उस ऑपरेशन को डीएसपी रेखा की गर्जना नाम दे दिया। दरोगा ठाकुर को जब पता चला कि श्याम बाबू से उसके पुराने संबंध भी उजागर हुए हैं, पुराने जमाने में उन्होंने साथ मिलकर जमीन कब्जा करवाया था और कई केसों को रफा दफा किया था, तो वह डर गया। उसे लगा अब शायद जेल ही उसका ठिकाना है। लेकिन रेखा के पास बदला लेने का वक्त नहीं था। उसके पास सैकड़ों ऐसी फाइलें थीं जो इंसाफ मांग रही थीं। वह जान चुकी थी कि सच्चे अपराधी वही होते हैं जो मासूम चेहरों के पीछे छिपे रहते हैं। उन्हें पहचानना मुश्किल होता है पर असंभव नहीं। उस रात रेखा अपने ऑफिस के झरोखे से बाहर देख रही थी। आसमान साफ था, चांद पूरा था और हवा में एक नई ताजगी थी। लड़कियां अब सुरक्षित थीं, अपराधी सलाखों के पीछे थे और एक अफसर अपनी आत्मा के कर्ज से थोड़ा मुक्त हो चुकी थी। जिले भर में रेखा के नाम की चर्चा अब सिर्फ पुलिस विभाग तक सीमित नहीं रही थी। अखबारों में उसकी तस्वीरें छपी थीं, टीवी चैनलों ने उसे साहसी अफसर का तमगा दे दिया था और सोनपुर की उन लड़कियों ने उसे दीदी कहकर पुकारा था जो कभी नाम तक बताने से डरती थीं। लेकिन रेखा जानती थी कि उसके लिए अभी काम खत्म नहीं हुआ है। श्याम बाबू की गिरफ्तारी से जैसे किसी बंद तहखाने का दरवाजा खुला था, जिसमें गंदगी भी थी, साजिशें भी थीं और पुलिस प्रशासन का गंदा खेल भी छिपा हुआ था। रेखा हर दिन खुद को इस गंदगी से निकालकर उसे साफ करने की लड़ाई में लगा रही थी। उसने एक विशेष जांच टीम बनाई जिसमें किसी भी लोकल पुलिस वाले को शामिल नहीं किया गया। बाहर के भरोसेमंद अफसरों और कुछ जवानों को लाकर इस टीम को तैयार किया गया जो जिले में हुए पिछले 5 साल के गुमशुदा लड़कियों के मामलों की दोबारा जांच करेगी। रेखा जानती थी कि जमीन से जुड़े छोटे अधिकारियों के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन वह यह भी जान चुकी थी कि कई बार वही सबसे बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं। हर केस फाइल को वह अपनी टेबल पर मंगवाती पढ़ती और एक एक नाम, नंबर, बयान को अपनी डायरी में दर्ज करती। वह एक अफसर के रूप में नहीं, एक साधक की तरह काम कर रही थी। उसे सिर्फ कानून की सेवा नहीं करनी थी, उसे समाज का घाव धोना था। दरोगा ठाकुर के खिलाफ अब तक कई सबूत मिल चुके थे। श्याम बाबू के कॉल रिकॉर्ड, हवेली के कागजात और 2 गवाहों के बयान, सब उसे अपराधी साबित करने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन रेखा चाहती थी कि यह सिर्फ सजा नहीं हो, यह नजीर बने, ऐसा उदाहरण जो आगे कोई भी वर्दीधारी गलत करने से पहले 100 बार सोचे। उसने पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए एसपी कार्यालय में ठाकुर के खिलाफ विभागीय केस फाइल भेजा, जिसमें सस्पेंशन के साथ साथ गिरफ्तारी की भी अनुशंसा थी। बहुत से अफसरों ने उससे पूछा कि वह इतनी कठोर क्यों हो रही है, लेकिन रेखा के मन में अब कोई सवाल या डर नहीं था। उसे जवाब नहीं देना आता था, उसे बस काम करना आता था। एक शाम वह थाने में बैठी थी जब एक बुजुर्ग आदमी कांपते हुए उसके कमरे में आया। रेखा ने खड़े होकर उसे कुर्सी दी और पूछा कि वह किस लिए आया है। बूढ़ा बोला, बिटिया, मेरी पोती भी साल भर पहले गायब हुई थी, लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि लड़की प्रेमी के साथ भाग गई है, कोई शिकायत नहीं लिखी।
रेखा का चेहरा गंभीर हो गया। उसने पूछा, नाम क्या है पोती का? बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, रानी रानी यादव। यह नाम उसके कानों में गूंजा। उसने तुरंत अपनी डायरी पलटी और पाया कि यह वही नाम था जिसे एक बार कॉल रिकॉर्ड में सुना था, लेकिन पहचान नहीं पाई थी। रेखा ने फौरन पुराने पुलिस रिकॉर्ड खंगालवाए और वह रिपोर्ट सामने आई जिसमें लड़की की शिकायत को प्रेम प्रसंग का मामला बताकर बंद कर दिया गया था। उसके नीचे हस्ताक्षर थे। दरोगा ठाकुर के एक बार फिर रेखा का दिल सख्त हो गया। अब यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह दर्जनों परिवारों के भरोसे की लड़ाई बन चुकी थी। उस रात रेखा ने अपने दफ्तर की सारी लाइटें बंद कर दी, सिर्फ अपनी टेबल लैंप जलाए बैठी रही। सामने रजिस्टर केस डायरी और एक पुरानी तस्वीर जिसमें रेखा प्रशिक्षण के समय खड़ी थी। वह उस तस्वीर को देखती रही, फिर खुद से फुसफुसाकर बोली, तू तब भी लड़ रही थी और अब भी लड़ रही है, लेकिन फर्क बस इतना है कि अब तुझे रोका नहीं जा सकता। अगले दिन सुबह वह खुद कोर्ट गई और ठाकुर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट साइन करवाया। अब सब कुछ कानूनी था, कोई बहाना नहीं बचा था। पुलिस टीम को भेजा गया और दोपहर होते ही ठाकुर को उसी थाने में लाया गया जहां उसने रेखा को एक दिन बेइज्जत किया था। अब वही दरोगा थाने के गेट पर हथकड़ियों में खड़ा था और उसकी आंखों में शर्म और डर था। रेखा ने उसे कोई डांट नहीं लगाई, कोई भाषण नहीं दिया, बस उसके पास जाकर शांत स्वर में कहा, वर्दी पहनना जिम्मेदारी होती है, अधिकार नहीं। तुमने अधिकार को हथियार बना लिया, लेकिन अब वक्त है तुम्हारे हथियार को कानून के आगे झुकाने का। ठाकुर की गिरफ्तारी ने पूरे जिले में हलचल मचा दी। कुछ पुलिस कर्मियों को यह असहज लगा, कुछ को राहत मिली कि अब सचमुच कुछ बदलने वाला है, लेकिन रेखा के लिए यह एक और कदम था। कोई जीत नहीं, वह जानती थी कि अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। सामाजिक संगठनों ने उससे संपर्क किया, छात्राओं ने चिट्ठियां भेजी और कई माओं ने फोन करके कहा, मैडम आप हैं तो हम निश्चिंत हैं। रेखा की आंखों में वह चुपचाप चमक आई जो कभी केवल एक सपना हुआ करता था। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ उलट सकता था। श्याम बाबू की केस डायरी में एक नाम और सामने आया, एक वरिष्ठ पुलिस अफसर का नाम, और वह नाम कोई और नहीं बल्कि उसी जिले के एएसपी का था। अब रेखा की लड़ाई बाहर नहीं, ऊपर से होने वाली थी। अब उसे सिस्टम के ऊपरी तल पर बैठे शिकारियों से भिड़ना था जो मुस्कान में छिपकर अपराध करते थे। उस रात जब वह सरकारी क्वार्टर में अकेली बैठी थी, उसके मन में डर नहीं था, लेकिन यह एहसास था कि अब असली सीढ़ियां चढ़नी हैं, इंसाफ की सीढ़ियां। और यह सीढ़ियां सीधी नहीं होती, इनमें मोड़ होते हैं, कांटे होते हैं, लेकिन एक बार चलना शुरू किया तो रुकना मना होता है। रेखा को कभी नहीं लगा था कि उसकी लड़ाई इतनी दूर तक जाएगी। वह सोचती थी कि थाने के भीतर का भ्रष्टाचार, कुछ दरोगाओं की घिनौनी मानसिकता और कुछ स्थानीय अपराधियों को पकड़कर वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएगी। लेकिन अब जो नाम उसके सामने आ रहा था वह उसकी कल्पना से कहीं ऊपर का था। एसपी साहब यानी पूरे जिले की पुलिस का मुखिया, वही व्यक्ति जो हर बैठक में रेखा की तारीफ करता था, अखबारों में उसकी सराहना करता था, अब उसी का नाम श्याम बाबू की डायरी में दर्ज था। और कोई साधारण नाम नहीं, उसके आगे कई तारीखें, कई जगहों के नाम और साथ में कुछ खास कोडवर्ड थे जो साफ बता रहे थे कि एसपी साहब सिर्फ इस रैकेट से परिचित नहीं थे बल्कि उसकी गहराई तक शामिल थे। रेखा देर तक अपनी मेज पर बैठी रही। हाथों में वह फाइल थी जिसमें श्याम बाबू के इकबालियां बयान और अन्य सबूत थे। कुछ भी सार्वजनिक करना आसान नहीं था क्योंकि सामने वाला कोई छोटा मोटा दरोगा नहीं था बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाला अफसर था। उसने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी डायरी खोली और खुद से लिखने लगी, यह लड़ाई अब सम्मान की नहीं, व्यवस्था को शुद्ध करने की है। डर से बाहर निकलना तो प्रशिक्षण में सिखाया गया था, अब वक्त है उस शिक्षा को जमीन पर उतारने का। वह जानती थी कि इस काम में बहुत जोखिम है, वह अकेली पड़ सकती है, लेकिन रेखा अकेलेपन से नहीं डरती, क्योंकि जब उसने अपने सोनपुर की संकरी गली में खड़े होकर राज्य लोक सेवा आयोग की किताबें पढ़नी शुरू की, तब भी वह अकेली थी। उसने एसपी साहब से मिलने का समय मांगा। फोन पर जब उसने बात की तो एसपी साहब ने हंसते हुए कहा, अरे मैडम,
आज तो बड़े दिन बाद याद आई हमारी, आइए चाय पिलाते हैं। रेखा ने सिर्फ इतना कहा। आ रही हूं सर, एक जरूरी केस पर बात करनी है। वह अपने दस्तावेज, एक पेन ड्राइव और एक आधिकारिक पत्र के साथ एसपी ऑफिस पहुंचे। एसपी साहब बड़े आत्मविश्वास के साथ कुर्सी पर बैठे थे, जैसे हर चीज पर उनका नियंत्रण हो। उन्होंने रेखा को बैठने को कहा, फिर अपने कुएं को बाहर भेज दिया। रेखा ने सामने वो फाइल रखी और बोली, सर, मुझे उम्मीद है आप सहयोग करेंगे, क्योंकि इसमें आपके नाम से जुड़े कुछ तथ्य हैं। एसपी साहब के माथे पर एक सिकुड़न सी आई, लेकिन उन्होंने हंसी में ढकने की कोशिश की। कौन सा नाम नहीं आता आजकल? किसी फाइल में यह तो अब फैशन बन गया है, अफसरों को बदनाम करना। रेखा ने चुपचाप पेन ड्राइव निकालकर उनके लैपटॉप में लगाया और एक वीडियो क्लिप चलाई। वीडियो में श्याम बाबू और कुछ अन्य लोग एक गोदाम में बैठे थे, जहां श्याम बाबू किसी एसपी साहब को पैसे भेजने की बात कर रहा था। बैकग्राउंड में एक रजिस्टर दिखाई दे रहा था, जिसमें नाम साफ लिखा था। रेखा ने स्क्रीन पॉज किया और कहा, सर, मुझे आपको दोषी साबित करने में दिलचस्पी नहीं, मुझे सिर्फ यह चाहिए कि सच सामने आए। मैं जानती हूं आप कई मामलों में अच्छे काम भी कर चुके हैं, लेकिन अगर आप चुप रहे तो यह शहर कभी आपको माफ नहीं करेगा। एसपी साहब कुछ देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। उनकी आंखें कहीं दूर खो गई थीं। रेखा ने उन्हें पहली बार कमजोर देखा, ऐसा इंसान जो शायद कभी मजबूरी में फंसा और फिर लौट ना सका। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैडम, तुम जो कर रही हो वह बहादुरी है। मैं मानता हूं मेरी चुप्पी भी एक अपराध है, लेकिन यह सब एक व्यक्ति का खेल नहीं है। यहां से लेकर राजधानी तक सब कुछ जुड़ा है। रेखा को लगा जैसे किसी ने एक अंधेरी सुरंग का दरवाजा खोल दिया हो। अब सिर्फ अपराधी सामने नहीं थे, अब तो पूरे सिस्टम की जड़ें हिलाने की बात थी। एसपी साहब ने खुद को पेश करने की इच्छा जताई और कहा कि वे न्यायिक जांच के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कुछ और दस्तावेज रेखा को सौंपे, जिसमें कई और बड़े नाम थे, जिनमें एक विधायक, एक उद्योगपति और यहां तक कि एक पूर्व मंत्री का नाम भी शामिल था। रेखा ने फाइल ली, उठकर हाथ जोड़े और कहा, सच का साथ देना देर से हुआ, लेकिन आप जैसे अफसर अगर अब भी खड़े हो जाएं तो यह लड़कियां फिर से नहीं बिकेंगी। लौटते वक्त उसके दिल में एक अलग सा सुकून था, लेकिन वह जानती थी कि रास्ता अब और मुश्किल हो गया है। अगले ही दिन जिले में विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जहां एएसपी साहब ने खुद अपने पद से इस्तीफा देते हुए एक लंबा बयान पढ़ा, जिसमें रेखा की ईमानदारी की प्रशंसा करते हुए खुद को जांच के लिए प्रस्तुत किया। यह सुनते ही पूरे जनकपुर शहर में हड़कंप मच गया। प्रशासन के कई अफसरों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। मीडिया में चर्चा होने लगी कि एक डीएसपी अफसर ने क्या से क्या कर दिया। रेखा अब भी शांत थी। ना उसने सोशल मीडिया पर कुछ डाला, ना अखबारों को कोई इंटरव्यू दिया। वह जानती थी कि न्याय की गूंज सबसे बड़ी होती है, और जब इंसाफ बोलता है तो शोर मचाना नहीं पड़ता। लेकिन एक रात जब वह अकेले अपने कमरे में बैठी थी, उसकी आंखें अचानक भर आईं। वह कोई कमजोरी नहीं थी, वह एक लड़ाई के बीच की थकान थी जो हर योद्धा को महसूस होती है, लेकिन कोई जताता नहीं। रेखा के जीवन में अब कोई दिन ऐसा नहीं बीतता था जिसमें नए चेहरे, नए केस और नई चुनौतियां न आती। लेकिन अब उसके भीतर की चुप्पी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। वह ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उसका हर फैसला, हर कार्यवाही बोलती थी। जिस जिले में उसे पहली बार पोस्टिंग मिली थी, उसी जिले ने अब उसे एक मिसाल मान लिया था। उसकी ईमानदारी, साहस और काम के प्रति समर्पण ने न सिर्फ अपराधियों को बल्कि पूरे प्रशासन को झकझोर कर रख दिया था। एसपी साहब के इस्तीफे और श्याम बाबू के रैकेट के भंडाफोड़ के बाद राज्य सरकार ने पूरे जिले की कार्यप्रणाली को जांच के घेरे में लिया था और रेखा को उस विशेष निगरानी दल का प्रमुख बना दिया गया था जो बाकी बचे मामलों की तह तक पहुंचने वाला था। लेकिन इस नए ओहदे के साथ कुछ नई आंखें भी रेखा पर टिकी थीं, कुछ डर के कारण, कुछ ईर्ष्या के कारण और कुछ इसलिए कि सच्चाई को स्वीकार करना सबके लिए आसान नहीं होता। उसे लगातार चेतावनियां मिल रही थीं, गुमनाम चिट्ठियां आती थीं जिसमें लिखा होता, बहुत ज्यादा सही बनने की कोशिश मत करो।
सिस्टम बदलने की कीमत बहुत भारी होती है, पर रेखा ने इन चिट्ठियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। वह जानती थी कि जब इंसान सच के साथ खड़ा होता है तो उसके विरोध में खड़े होने वालों की संख्या कभी कम नहीं होती। एक दिन की बात है, जब वह सुबह थाने में एक बैठक ले रही थी, तभी बाहर शोर हुआ। भीड़ जमा थी और किसी ने बताया कि दरोगा ठाकुर की बेटी रोती हुई आई है। रेखा चौंकी नहीं, लेकिन कुछ पल के लिए वह स्थिर हो गई। ठाकुर की बेटी एक कमजोर काया वाली मासूम सी लड़की थी। वह अंदर आई और बोली, मैडम, पापा ने कभी घर का ध्यान नहीं रखा। मां बहुत बीमार है और अब हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आपसे कोई मदद नहीं चाहिए, बस इतना जानना है कि क्या कभी वर्दी इंसानियत से बड़ी हो जाती है। रेखा कुछ देर तक चुप रही। उसकी आंखों में अचानक उस दिन की छवि उभर आई जब उसी दरोगा ने उसे बस से उतारा था। वह अपमान, वह ताना, सब कुछ याद था। लेकिन फिर उसने उस लड़की की ओर देखा और बोली, वर्दी कभी इंसानियत से ऊपर नहीं होती, लेकिन कुछ लोग इंसानियत को वर्दी में छुपा देते हैं। रेखा ने उसी वक्त अधिकारियों से संपर्क कर दरोगा की पत्नी के इलाज की व्यवस्था करवाई और बेटी के लिए शिक्षा संबंधी सहायता का इंतजाम किया। वह जानती थी कि वह बदला लेने के लिए इस ओहदे पर नहीं थी, बल्कि उसे उन घावों को भरना था जो समाज में वर्षों से रिश्ते चले आ रहे थे। धीरे धीरे जिले में बदलाव दिखने लगा। थानों में रिश्वत की घटनाएं कम होने लगीं। गुमशुदा मामलों की फाइलें दोबारा खोली जाने लगीं और जो पुलिस वाले कभी काम में लापरवाही करते थे, अब वे खुद जिम्मेदारी निभाने लगे थे। यह बदलाव किसी आदेश या सजा से नहीं आया था, बल्कि रेखा के व्यवहार और दृष्टिकोण ने वह असर डाला था जो वर्षों से कोई न कर सका था। एक दिन राज्य सरकार की ओर से समारोह आयोजित किया गया, जहां बेस्ट डीएसपी ऑफ द ईयर का सम्मान रेखा को दिया गया। मंच पर जब उसका नाम पुकारा गया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रेखा मंच पर पहुंची तो उसके चेहरे पर कोई अति उत्साह नहीं था, बस वही सहज मुस्कान जो उसकी पहचान बन चुकी थी। ट्रॉफी लेते वक्त उसके मन में केवल एक दृश्य कौंधा बस से उतारी गई। वह लड़की जिसकी आंखों में अपमान और आग दोनों थे। उस रात जब वह लौटकर अपने सरकारी क्वार्टर में आई तो दरवाजा बंद करने के बाद आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने अपनी टोपी उतारी और देर तक खुद को देखा। आईने में अब वही रेखा नहीं थी जो सोनपुर के छोटे गांव से आई थी, अपमानित हुई थी, हारी हुई थी। अब वह एक अवसर थी, एक रास्ता थी, एक प्रेरणा थी। उसने आईने में देखते हुए खुद से कहा, सम्मान लौटाया नहीं जाता, उसे बनाया जाता है, और अब मैं उस सम्मान की गवाही खुद हूं। दूर कहीं से मंदिर की घंटी बज रही थी। आसमान साफ था और हवा में एक स्थिरता थी। रेखा ने खिड़की खोली, कुछ देर बाहर देखा और फिर अपनी मेज पर बैठकर नई फाइल खोली। एक और गुमशुदा लड़की की रिपोर्ट उसके सामने थी और रेखा फिर एक बार चल पड़ी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है यह वीडियो किसी की मदद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप हमारे लिए सिर्फ दर्शक नहीं, परिवार हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सीखें। कुछ नया करने का जज्बा हमेशा बनाए रखें। कभी हार मत मानिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।